हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट किया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यानी कि अब तक हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 2 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यानी तरल पदार्थों के गुण। तो तरल पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में इसको कहते हैं ताप तथा दाब। यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं ताप और दाब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना है आपको और इधर देखना है, और साथ साथ मैं आपको इसकी बहुत सारी यूनिट्स भी बताऊंगा कि प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती है एंड उनका डेटा भी आपको दूंगा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो सबके बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों टेम्परेचर की, तो देखिए हमारे टेम्परेचर एंड प्रेशर दो टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है हमारा एनटीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है पहले ये जान लेते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होता है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर, एंड अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है 1 atm। atm मतलब होता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होती है टेम्परेचर की वैल्यू, ये होती है प्रेशर की वैल्यू। अब यहाँ से आगे देखेंगे बहुत ध्यान से, मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे समझना आप लोग। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, तो आपको पता है टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी केल्विन। तो इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। कभी कभी पूछ लेता है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और केल्विन में दे देगा ऑप्शन आपको, तो इसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे इस डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी टेम्परेचर की, नॉर्मल टेम्परेचर। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर अभी मैंने बताया आपको कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूं दोस्तों तो ये होता है 293 केल्विन। हालांकि स्टैंडर्ड 293.15 केल्विन होता है। ठीक है, एंड अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में लिखें तो ये होता है आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 3 है आपके टेम्परेचर। में तीनों के बारे में बात करूंगा, कैसे कैसे निकल के आते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एक दूसरे में कैसे इनको इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों की तीनों यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, स्टैंडर्ड जो होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन होती है स्टैंडर्ड यूनिट, यानी एसआई यूनिट होती है। इसके बाद दूसरा है हमारा डिग्री सेल्सियस एंड तीसरा है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इनको एक दूसरे में कैसे चेंज करते हैं ये देखने वाले हैं हम आगे। ठीक है, यानी कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे आया है आपका ये, और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा सभी को कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, अब ये चेंज कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जो भी आपको टेम्परेचर दे रखा होगा, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका, फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर होगा उसे आपको केल्विन में चेंज करना है, केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दीजिए कितना,
273.15 ऐड कर देंगे तो ये आपको किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, केल्विन की। बिल्कुल ईजी है। यानी कि क्या करेंगे आप, जो भी वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस की दे रखी है उसको किस में चेंज कर देना आप, 273.15 जोड़ के केल्विन में उसे चेंज कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पर 20 था, अगर आप इस 20 में 273.15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 293.15 केल्विन हो गया। इतना समझ आ रहा है। अब इसी के साथ साथ आगे देखते हैं हम इसको फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट कितने होते हैं, तो इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसको कैसे चेंज किया जाता है, इसका भी फॉर्मूला है दोस्तों। जो भी आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी जाएगी आप पहले उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 से और उसमें ऐड कर देते हैं 32। कितने ऐड कर देंगे, उसमें 32 ऐड कर देते हैं। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाती है डिग्री फ़ारेनहाइट की। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखे हैं दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इससे आप किसी भी टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया होगा केल्विन में और डिग्री फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं तो आप खुद देखिए यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर आप इस 20 में ऐड कर देंगे 273.15 तो ये 293.15 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 293.15, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है केल्विन में। इतना समझ आ रहा है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम इस 20 डिग्री सेल्सियस से क्या चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 32 ऐड कर दीजिए। तो 20 को 1.8 से किया आपने, 18 दूनी 36, 36 प्लस 32 कितना हो गया, ये 68 हो गया। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 68 ही होता है। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं इजीली। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर की जब भी कोई वैल्यू पूछे आपसे, सिंपल याद रखना 20 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर। ये क्या होता है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो इसमें 273 ऐड कर देना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें 32 ऐड कर देना, तो इससे आपको डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर ना। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में। अब आगे बात करेंगे हम नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। एंड वैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है ऑलरेडी, 20 डिग्री सेल्सियस तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है एंड 1 atm आपका नॉर्मल प्रेशर होता है। अब इस 1 atm प्रेशर का मतलब क्या है, इसको और किस किस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके सबके वैल्यू क्या क्या आएंगे ये देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। आज तक आपने जितने भी प्रेशर के यूनिट सुनी होंगे मैं सबको डिस्कस करूँगा यहाँ। कुछ ऐसी यूनिट भी होंगी जो आपने नहीं सुनी होंगी, जैसे बार होता है, टॉर होता है, बहुत सारी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो एक बारी पहले आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करने वाले हैं प्रेशर के बारे में। टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब आगे देखेंगे हम प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा प्रेशर। देखिए प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। क्लियर। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है मैंने आपके सामने, नॉर्मल प्रेशर होता है दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। कितना होता है, 1 atm। atm का मतलब होता है, इसका पूरा नाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में कहते हैं दोस्तों हम इसको वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है कितना होता है, वो 1 atm होता है, यानी एक वायुमंडलीय दाब को ही हम नॉर्मल दाब कहते हैं, सामान्य दाब कहते हैं। अब इस 1 atm को और किस किस यूनिट में चेंज कर सकते हैं, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, सिंपली फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, प्रेशर P = फोर्स अपॉन एरिया होता है। इतना तो बच्चे को पता होगा सभी को। ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर।
तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, एक तो एटीएम हो ही गया ये, अगली यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है। पास्कल को शॉर्ट में पीए लिख देते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम, 1 पास्कल कहते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। तो अब जो आपका 1 एटीएम होता है, इस 1 एटीएम में कितना पास्कल होता है या कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसकी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते चलिए, मैं साथ साथ रफ करूंगा और समझाता चलूंगा आपको एक एक करके। ठीक है, या फिर मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ इसको ताकि हम एक्स्ट्रा लिख सकें। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। प्रेशर की वैल्यू जो आपका 1 एटीएम था, इसको कन्वर्ट करेंगे हम। मैंने हमारे पास 1 एटीएम, ये हमारा नॉर्मल प्रेशर की वैल्यू है। अब देखो 1 एटीएम की वैल्यू अदर यूनिट्स में क्या क्या होंगी। 1 एटीएम, अगर मैं पास्कल की बात करूं, अभी हमने देखा था पास्कल होती है यूनिट, तो पास्कल 1 एटीएम जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों, वो 101,325 पास्कल के बराबर होता है। इतने पास्कल के बराबर होता है। इस पास्कल को ही दोस्तों हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछ ले, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू सेम ही रहती है, 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ रखा होगा ये, जिन्होंने नहीं पढ़ रहा वो बहुत ध्यान से पढ़ा और लिख लें अपने नोट्स में। इसके अलावा इसका PDF भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अब ये पास्कल था। अगर मैं यहाँ से इसको 1 2 3 4 5, इस 5 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो 1.01325 पास्कल, 325 इंटू 10 की पावर 5 कह सकते हैं इसको हम, 10 की पावर 5 पास्कल। इतना क्लियर है सबको, कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। 5 के बाद पॉइंट लगाया तो 10 की घात 5 लगा दिया। मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, चूंकि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 की पावर 5 पास्कल या फिर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, वो 1 बार के बराबर होता है। 1 बार 10 की घात 5 पास्कल या 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम 1 बार बोलते हैं। डेट मीन्स क्या हो गया कि हमारा 1 एटीएम में कितने बार होंगे, कितने बार होंगे, तो 10 की घात 5 पास्कल की जगह बार लिख दीजिए, 1.01325 इतने बार हो गए किसमें, 1 एटीएम में। तो 1 एटीएम टेम्परेचर को पास्कल में पूछा जाए तो 101,325 पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछेगा तब भी सेम रहता है, एंड अगर बार में पूछेगा तो 1.01325 बार होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है। एंड यहीं से आगे अगर दोस्तों आपसे किलो पास्कल में पूछ ले या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछ ले, तो आपको पता है किलो के लिए 10 की घात 3 आती है, तो 3 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो ये 101.325 इसको हम किलो पास्कल कह देंगे। ठीक है, किलो पास्कल कह सकते हैं आप, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, इतना समझ आया। अब इसके बाद देखो, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है पानी की कितनी गहराई पर होता है, वाटर के टर्म में भी पूछ लेता है आपसे, मरकरी के टर्म में भी पूछ सकता है, जिसे पारा कहते हैं हिंदी में हम। तो आगे बात करते हैं किस किस में हो गया, बार में हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। बार में पढ़ लिया हमने, पास्कल में देख ही लिया था, पास्कल, तो पास्कल में पता चल गया, बार में पता चल गया, किलो पास्कल में हमें पता चल गया 1 एटीएम किलो पास्कल में कितने के बराबर होता है। अब आगे बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। ठीक है, तो वाटर में जो होता है 10.3 मीटर, 10.3 मीटर वाटर, ये 1 एटीएम के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझेंगे बहुत ध्यान से इसका, कि 10.3 मीटर वाटर 1 एटीएम के बराबर कैसे होता है, इसका मीन्स क्या है। ठीक है, इसका मीन्स होता है, सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें आपने पानी भर रखा है, किसी भी बर्तन में आपका यहाँ पर क्या है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूँ मैं आपको। ये बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, ये 9th 10th में या 7th 8th क्लास में। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें वाटर है, इसमें वाटर है। अगर हम ऊपर से देखें वाटर की हाइट, यानी कि 10.3 मीटर, 10.3 मीटर हाइट पर
यहाँ पर इस हाइट पर, यहाँ पर, यहाँ इसके ऊपर जितना वाटर था, पानी था, इसके पानी के स्वयं के भार के कारण, सेल्फ वेट के कारण यहाँ पर 10.3 मीटर हाइट पर जितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, जितना प्रेशर कार्य कर रहा होगा दोस्तों, वो प्रेशर होता है 1 एटीएम के बराबर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अगर कहीं पर किसी भी नदी में, तालाब में, कहीं पे भी पानी भरा हुआ है और अगर उस पानी की हाइट देखें 10.3 मीटर, तो उस 10.3 मीटर गहराई पर जो दाब होगा, जो दाब की वैल्यू होगी इसके ऊपर वाले वाटर के स्वयं के भार के कारण, वो 1 एटीएम के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आया होगा। अब वाटर के बाद बात करते हैं हम किसमें, पारे के टर्म में, मरकरी के टर्म में। मरकरी के टर्म में होता है 760 mm Hg। Hg दोस्तों मरकरी को बोलते हैं मरकरी, इसी को हिंदी में पारा कहते हैं हम, पारा, ठीक है। तो 760 mm Hg, इसका मतलब भी सेम यही है। जैसे यहाँ डायग्राम बनाया, मैंने एक डायग्राम यहाँ बना दिया, इसमें मैंने क्या भर दिया, इसमें भरा हुआ है मरकरी, इसमें मरकरी भरा हुआ है, ये इसमें Hg मतलब मरकरी भरा है। तो अगर हम ऊपर से कितनी हाइट पर, 760 mm हाइट पर यहाँ कहीं देखें, तो यहाँ पर जितना इस मरकरी के, इतनी ऊपर वाली मरकरी के वेट के कारण जो भी यहाँ पर प्रेशर एक्ट करेगा, दाब यहाँ पर कार्य करेगा, वो 1 एटीएम के बराबर होता है। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। Hg के टर्म में, अगर पारे के टर्म में पूछे आपसे तो वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बाद। अब आपको ये भी पता होगा, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखिएगा। जो आपका 1, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, चूँकि 1 mm जो Hg होता है दोस्तों, 1 mm Hg मतलब 1 mm गहराई पर जो पारे पर जो दाब काम करेगा, वो दाब जो होता है आपको कहलाता है 1 टॉर। 1 टॉर के बराबर होता है। टॉर क्या होता है दोस्तों, तो टॉर भी प्रेशर की एक यूनिट होती है। टॉर क्या है, टॉर भी प्रेशर की ही एक यूनिट है, ठीक है। टॉर क्या है, टॉर प्रेशर की एक यूनिट होती है। अब इसको प्रेशर की यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बैरोमीटर होता है, जिससे कि हम प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर की हेल्प से, तो बैरोमीटर के जो इन्वेंटर हैं, जिन्होंने इसकी खोज की थी, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर के खोजकर्ता, उनका क्या नाम है, उनका नाम है दोस्तों इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली। टॉरिसेली, तो जो टॉरिसेली थे दोस्तों, इन टॉरिसेली के नाम पर ही टॉर रखा गया था। इनका शॉर्ट फॉर्म ले लिया था यहाँ से, टॉर। टॉर किसके नाम पर है, टॉरिसेली का शॉर्ट फॉर्म है टॉर, ठीक है। तो 1 टॉर 1 mm Hg के बराबर होता है। ये टॉरिसेली कौन थे, बैरोमीटर के इन्वेंटर थे। बैरोमीटर की खोज की थी किसने, इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने। इतना समझ आया यहाँ तक। अगर मैं आगे बात करूँ दोस्तों, यहाँ से आगे, तो अगर यहाँ पर ये किस में था आपका, Hg के टर्म में था, तो मैंने क्या बोला, 1 mm Hg को 1 टॉर बोलते हैं। तो 760 mm Hg को क्या बोलेंगे, 760 टॉर। 760 टॉर, यहाँ mm नहीं लिखेंगे, केवल टॉर, टॉर। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक, TORR, टॉर, ठीक है। इतना समझ आ रहा है सबको। अब एक और यूनिट है हमारी, लास्ट एक और बता देते हैं कितनी हो गई अब तक, एक बार रिवाइज कर दूं, पूरा इंक निकल गया हाथ पे भाई। 1 ATM 101.325 पास्कल के बराबर हो गया। पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। आगे हमने इसको 10⁵ के टर्म में लिखा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 5 के बाद इधर। 10⁵ पास्कल 1 बार के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको बार की टर्म में लिख दिया, तो 1.01325 बार हो गया। किलो पास्कल के लिए 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होता है, इसलिए यहाँ लगा दिया। वाटर के टर्म में 10.3 मीटर हाइट पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो आपका 1 ATM के बराबर होता है। अगर Hg का टर्म में देखें तो 760 mm डेप्थ पर जो भी आपका प्रेशर एक्ट करेगा वो 1 ATM के बराबर होगा। इसी तरह से 760 टॉर भी कहते हैं हम 1 ATM को। अब इसके बाद आगे देखें हम, तो इसका PSI में कितनी वैल्यू होती है, PSI में जो वैल्यू होती है दोस्तों इसकी, वो होती है
14.7 psi, psi ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से नीचे, psi, ठीक है। psi का पूरा नाम क्या होता है? तो psi का पूरा नाम याद रखेंगे पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका पूरा नाम क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच को psi कहते हैं। तो जो 1 atm होता है वो 14.7 psi के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये तो क्या था 1 atm, इधर दिखा देते हैं थोड़ा सा। आपने देखा 1 atm बराबर था 14.7 psi के। अब अगर मैं आपसे कह दूँ 1 psi में कितने atm होंगे, तो आप क्या करेंगे? 14.7 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 0.068 atm होता है दोस्तों किसकी वैल्यू? 1 psi की वैल्यू। 1 psi में कितना? 0.68 atm। अगर मैं इसी को पास्कल के टर्म में लिखूं तो एक atm में कितना पास्कल था? 101325। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 101325 से, तो ये पास्कल में वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से आपकी 6894.75, 6894.75 पास्कल। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू भी दोस्तों 1 psi की वैल्यू है, 1 psi की वैल्यू। आई होप सो इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। ऐसे अगर आप टॉर्क को भी पास्कल की टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इजीली। 760 mm जो है आपका वो कितने के बराबर है? 101 325 पास्कल के। तो यहाँ से 1 टॉर्क की वैल्यू निकाल देना 760 को इसमें डिवाइड करके। तो जब आप 760 को डिवाइड करेंगे तो जब 1 टॉर आ जाएगा आपको निकल के, यहाँ से 1 टॉर की वैल्यू इसमें 760 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 133.32। नॉर्मली 133 याद रखते हैं हम, 133 पास्कल होता है 1 टॉर के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया थोड़ा सा इधर साइड में, ये वाला एक्स्ट्रा में बता दिया है। मेन जो था आपका इधर वाले सभी प्रेशर थे, ठीक है। तो 1 atm को आप किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं इजीली। आपको समझ आ गया होगा कि प्रेशर को कैसे कैसे अदर यूनिट्स के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा क्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आगे बात करने वाले हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। उसके बाद देखेंगे क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे फ्लूइड के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर के, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं एंड आगे देखते हैं। अब कुछ रह तो नहीं गया जी? नहीं, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एसटीपी देखेंगे, हटा दें इसे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थोड़ा सा कोऑपरेट करते चलिएगा दोस्तों, बिकॉज कैमरे के सामने बहुत टाइम बाद बोल रहे हैं। एक क्लास कल हुई थी, एक आज, बीच में काफ़ी सारा गैप हो गया आपका, लगभग 1 साल का गैप हो गया। लास्ट ईयर पढ़े थे हम लोग जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस फाइनल ईयर वाले बच्चों को पढ़ाया गया था उस समय। तो अब धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, जुड़े रहिएगा आप, कमेंट्स करके थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिएगा। सब कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताते रहें, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देख लिया अब अपना एनटीपी कवर कर चुके हैं हम, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ चुके। अब आगे पढ़ेंगे हम एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड मानक ताप और दाब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मानक ताप और दाब। तो सिंपल वैल्यू है इसकी, ध्यान रखेंगे आप सभी। नॉर्मल तो कितना था टेम्परेचर आपका, 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। एंड प्रेशर कितना था, 1 atm था। अगर बात करें एसटीपी के, तो यहाँ पर बस टेम्परेचर चेंज होता है। जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, एंड प्रेशर सेम वही रहेगा 1 atm। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? तो मैं यहाँ 3 पॉइंट लिख देता हूँ छोटे छोटे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, पहला पॉइंट हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी बताइए अभी आपको, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना जोड़ेंगे इसमें, 273
273.15 ये केल्विन हो गया। अगर इसको मैं डिग्री सेल्सियस में डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो फॉर्मूला क्या बताया था, डिग्री सेल्सियस में 1.8 से मल्टीप्लाई प्लस में 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 में 1.8 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना समझ आ रहा है? हाँ जी, ये हो गया टेम्परेचर। अब आगे बात करेंगे हम प्रेशर की। तो देखिए प्रेशर, तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना बताया आपको अभी, 1 atm। 1 atm, इसको आप किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं, आपको इजीली पता है पहले से, जस्ट अभी बताया था आपको। पास्कल में पूछे तो 101.325 पास्कल होता है। आगे सभी यूनिट में जस्ट पीछे की तरफ चेंज कर लेंगे, वही है सब कुछ, टोटल डेटा वही रहेगा सेम टू सेम। इसके बाद एक और नोट पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे। एक और नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। ये मोल वगैरह सब बताएंगे आपको आगे, बिल्कुल परेशान ना हो। हालांकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा मोल वगैरह सब, ये फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का जो आयतन होता है दोस्तों वो 22.4 लीटर होता है, स्टैंडर्ड है। तो 3 पॉइंट आपके मेन ये हो गए यहाँ तक। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो मैंने आपको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बता दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बता दिया। अब आगे इसके बाद देखेंगे हम टेम्परेचर एंड प्रेशर के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो फ्लूइड जो होता है हमारा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, या फिर अगर प्रेशर की वैल्यू घटा दें या बढ़ा दें तो उस पर उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। जिसमें कि थोड़ा सा मैं आपको चार्ल्स और बॉयल्स के लॉ भी बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो हटा दें इसे, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। और मैं आज की जो क्लास है हमारी, मैं इसमें टेम्परेचर और प्रेशर ही पढ़ाऊंगा सिर्फ, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, बिकॉज ये बेसिक है। इसके बाद जैसे ही हम डेंसिटी पढ़ेंगे या वेट डेंसिटी पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, तो जितने भी टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं उन सब में टेम्परेचर प्रेशर का यूज होगा। इफेक्ट देखेंगे ना टेम्परेचर प्रेशर से, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा, तो यहाँ आप सीख लेंगे एक बार, तो आप फिर इजीली न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो आज की क्लास केवल टेम्परेचर प्रेशर की ही रखेंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप स्किप कर करके देखते हैं उसको, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसके बाद आप स्किप कर देते हैं तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। इसलिए वीडियो को छोटा रखेंगे ताकि इंटरेस्टिंग भी रहे और आप इजीली पढ़ भी सकें कम टाइम में, ठीक है। सेकंड पार्ट बना देंगे फिर इसका ही। तो चलिए आगे देखते हैं इफेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में कहेंगे इसको ताप तथा दाब के प्रभाव। ताप तथा दाब के प्रभाव। ताप और दाब के क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो ताप और दाब के प्रभाव में सबसे पहले बात करेंगे हम लिक्विड में। पहले किस में देखेंगे, इन लिक्विड। इन लिक्विड, क्योंकि आपको पता है फ्लूइड में दो चीज़ होते हैं हमारे, लिक्विड होती है और गैस होती है। इसके अलावा वेपर भी होता है हालांकि, तो वेपर को गैस और वेपर की प्रॉपर्टी लगभग सेम रहेंगी। तो इन लिक्विड यानी द्रवों में, द्रवों में देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होगा। तो द्रवों में 2 पॉइंट लिखेंगे छोटे छोटे। पहला जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे प्रेशर के बारे में, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो आपको मैंने सबसे पहले कल जब मैं लिक्विड के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। कैसे होते हैं लिक्विड, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिव मतलब असंपीड्य होते हैं, यानी इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इनकम्प्रेसिव मतलब दबाया नहीं जा सकता। तो जब हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विड भर रखा है अपना, ये लिक्विड है, और हमने यहाँ पर क्या किया, प्रेशर लगाया इसके ऊपर, प्रेशर, ठीक है।
तो नॉर्मली अगर हम कम प्रेशर लगाएंगे तो ये दबेगा नहीं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा देते हैं, कैसा, एट ए हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब अत्यधिक दाब पर। तो अत्यधिक दाब पर इसका जो वॉल्यूम है, सपोज पहले जो वॉल्यूम था इसका मान लिया V था, तो बाद में जब हाई टेम्परेचर लगा देंगे हम तो इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, बहुत थोड़ी सी मात्रा में कम होता है। पहले वॉल्यूम सपोज यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक था V, अब ये यहाँ से यहाँ तक रह गया, डेट मीन्स इतना वॉल्यूम जो है कम हो गया इसका। ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा, कब कम होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाने पर। नॉर्मल प्रेशर पर ये इसके वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा एट ए हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर लगाएंगे तो इसमें बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेस हो जाता है, ये दब जाता है नीचे को, डेट मीन्स आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हाई प्रेशर पर क्या होता है, इसका वॉल्यूम घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मली क्या रहेगा, नॉर्मली चेंज नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाएंगे तो कम हो जाएगा प्रेशर, लिक्विड का वॉल्यूम। इतना समझ आया। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या, टेम्परेचर का। अगर मैंने इसमें यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, टेम्परेचर जानते हैं ना सभी, जैसे इसके नीचे से क्या किया आपने, आग लगा के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका। ठीक है, कोई बर्तन था उसके नीचे आपने टेम्परेचर बढ़ाया। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर से भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, अब जब ये जो इसके पार्टिकल थे इनके बीच में मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ये इसका आयतन थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा इसका आयतन, किसका, लिक्विड का। समझ पा रहे हैं ना। तो ये भी कैसे, हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं। तो आपको पता चल गया, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे थे, प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, हाई प्रेशर करते थे तो आयतन कम हो जाता था। प्रेशर मतलब दबाना होता है, दबाएंगे तो आयतन कम होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इसके पार्टिकल में मूवमेंट होगा, ऊपर को जाएंगे पार्टिकल तो आयतन इसका बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा ना, लिक्विड आपका एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रसार होना शुरू कर देगा, बहना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका आयतन बढ़ जाएगा। इतना समझ आया। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड के ऊपर। तो याद रहेगा, लिक्विड में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के बारे में मैंने यहाँ बात की है। ठीक है, और ध्यान रखना, लिक्विड में नॉर्मल प्रेशर पर इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाएंगे तब जाके क्या होगा, इसका आयतन कम होगा, थोड़ा सा, वो भी बहुत कम होता है, जिसे नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं आगे गैस की। गैस, तो यहाँ लिख देंगे दूसरा पॉइंट अपना, इन गैसेस। सेकेंड पॉइंट, इन गैसेस, यानी गैसों में। गैसों में देखेंगे, गैसों में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, गैस के बारे में आपको बताया था, गैस कैसी होती हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब संपीड्य, 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 संपीड्य से मतलब क्या है, जैसे कहीं पे भी किसी भी सिलेंडर में अगर गैस भरी हुई है, यहाँ पर गैस है ये वाली, तो आप इस पर प्रेशर लगा करके क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली दबा सकते हैं। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, जैसे एलपीजी गैस हम कहीं भरवाने जाते हैं तो बड़े सिलेंडर की गैस को कंप्रेस करके छोटे सिलेंडर में भी रखा जा सकता है इजीली। ठीक है, तो जब इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, डेट मीन्स अगर हम इस पर प्रेशर लगा देंगे ऊपर से, जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे, क्या किया, प्रेशर बढ़ाया हमने, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा इसका। जब प्रेशर कम करेंगे तो फिर से गैस एक्सपेंड करना शुरू कर देगी, प्रसार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेशर अगर आपने क्या किया, कम किया, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रेशर के जो वॉल्यूम है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया था, ये वॉयल्स ने बताया था। ठीक है, वॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वॉयल्स लॉ, गैसों के बारे में वॉयल्स लॉ पढ़ा होगा आपने। बट इसमें क्या रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर।
बॉयल्स ने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी स्थिर दाब पर गैसों का जो आयतन होता है वो दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी आगे, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के कर दिया था। फिर आगे चार्ल्स आए थे तो चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। इन दोनों को याद किया जाता था, हम बचपन में जब पढ़ते थे इसकी ट्रिक भी थी, बॉयल्स एंड चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है अक्सर भूल जाते थे। जब हम इसका गैस इक्वेशन लाते थे पीवी बराबर एनआरटी, इसको सॉल्व जब करते थे तो पी और बी एक साथ आते हैं, तो इसके बारे में हम कभी कभी कन्फ्यूजन होता था कैसे आते हैं, इस बी को इस साइड लेके कांस्टेंट के आ गया था, तो पी और बी एक साथ आ जाते हैं। तो ये नियम था बॉयल्स का और चार्ल्स का। तो बॉयल्स ने क्या बताया था कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर को हम बढ़ाते जाएं, ठीक है, हमने क्या किया, इसका जो टेम्परेचर था इस लिक्विड का सॉरी इस गैस का जो प्रेशर था क्या था, कांस्टेंट था, तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हम प्रेशर जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका आयतन कम होता जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती थी, एक ट्रिक क्या होती थी, छोटी सी ट्रिक थी इसकी, बाल्टी में चाय पी, बाल्टी में चाय पी। इससे मतलब क्या होता था, बाल्टी से मतलब बा मतलब हो गया बॉयल्स और टी मतलब हो गया, टी मतलब टेम्परेचर। तो बॉयल के जो लॉ है बॉयल के नियम में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, और चाय पी से मतलब हो गया, चाय मतलब चार्ल्स होता है, तो चार्ल्स का जो नियम होता है, चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आगे जस्ट अभी बताने वाला हूँ आगे मैं चार्ल्स का नियम क्या है। लाइट चलेगी भाई, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ध्यान रखेंगे गैस में क्या होगा, जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रेशर आयतन के, ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट हम, तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं किसके, सेकंड पॉइंट की, जिसमें देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। अगला पॉइंट हमारा टेम्परेचर पर। तो गैसों में अगर गैस है आपके पास, कोई गैस है, जैसे यहाँ पर गैस है, इसमें ये गैस है, अगर आपने यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, नीचे से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका, अगर इसको मुक्त सरफेस मिल जाए, सपोज आपका यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ है, हालांकि गैस के पास फ्री सरफेस तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होना शुरू कर देगी, प्रसार करना शुरू कर देगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन हो जाता है गैस का, क्या हो जाता है, एक्सपेंशन मतलब प्रसार हो जाता है, गैसों का प्रसार हो जाता है। डेट मीन्स ताप बढ़ाएंगे तो इसका आयतन भी बढ़ जाएगा, तापमान के बढ़ाने पर गैसों का आयतन बढ़ता है, टेम्परेचर को कम करने पर इनका वॉल्यूम भी गैस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेट मीन्स क्या हो गया कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने बताया था, चार्ल्स ने बताया था, ठीक है, ये चार्ल्स ने बताया था, चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स ने क्या कहा था, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इन्होंने कांस्टेंट रखा था किसको, प्रेशर को, इन्होंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया था। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने पर अगर उन्होंने इसका दाब कांस्टेंट कर रखा है, ताप को बढ़ाते जाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, ताप को कम करेंगे तो आयतन कम होगा, सीधे समानुपाती होता है। ये समझ आ रहा है ना इतना, इसी के हेल्प से यहाँ पर निकल के आता था। अगर मैं इस कांस्टेंट को ले जाऊँगा तो B/T बराबर K हो जाएगा, या कह सकते हैं B1/T1 बराबर B2/T2। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले कभी, या फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है, बॉयल्स और चार्ल्स का नियम। तो बॉयल्स और चार्ल्स में याद रहेगा, बाल्टी में चाय पी, बाल्टी मतलब बॉयल में T कांस्टेंट रहता है, चाय पी मतलब चार्ल्स में P कांस्टेंट रहता है, P मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये हो गया आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में इन डेप्थ मैंने कोशिश की बताने की आपको कि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गैस और लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, नॉर्मल एनटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, सबकी बात की है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप एक बारी फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से रिपीट कर दूंगा इन सब चीज़ों को। एंड चैनल के साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। अब इस क्लास को हम यहीं पर स्किप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डेंसिटी देखेंगे, वेट डेंसिटी पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वल्क मॉडुलस, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आगे पढ़ने के लिए हमारे पास।
तो प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि एक ही क्लास में मैं सारी प्रॉपर्टी को कवर करा दूं या एक एक दो प्रॉपर्टी डिस्कस करें पूरी डीप जा करके अंदर तक, ठीक है, ताकि हम जेईई का जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाए हमारा। क्लियर ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।